Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History Series. आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर की एंड अब तक हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर टू जो वो किस तरीके से क्या एंड हुआ, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक्चुअली जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जो दुनिया है वो बाइपोलर हो गई। बाइपोलर मींस यहाँ पे दो पावर सेंटर्स हुए। एक पावर सेंटर बना यूएसए का और दूसरा पावर सेंटर था यूएसएसआर का। नाउ यूएसए जो था वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था या उस आइडियोलॉजी पे वो फोकस कर रहे थे। और कैसे इन दोनों के बीच जो हॉस्टाइल सिचुएशन रही उसने लगभग लगभग 40+ ईयर्स जो है दुनिया को इस कंडीशन में डाला रहा कि कभी ना कभी भी जो है वर्ल्ड वॉर 3 या कभी भी जो है वॉर हो सकता है। So this is the whole story that we are going to see today. So this is going to be a history of around 40 years. 4 साढ़े 4 decades की ये कहानी होने वाली है. So it's going to be a bit long than the usual ones. So sit back, relax, and just listen to the story because this Cold War is important as far as if you have to understand the world today. So अगर आप IR का अगर आप पार्ट पढ़ रहे हैं, especially those who are having PSIR as an optional, this is going to be helpful for them also, no doubt. GS और history optional वालों के लिए तो this is good, but for others also, even for your understanding your IR part of your GS, you have to understand कि world history जो है वो exactly किस तरीके से आज के जो भी इक्वेशंस हैं यूएसए के या रशिया के या चाइना के, इंडिया का कहाँ उसमें रोल था, कैसे इनकी हॉस्टाइल कंडीशंस ने जो है आर्म्स रेस और स्पेस रेस को आगे बढ़ाया. So these are the various things that we are going to study. So let us begin that. And before that, जिन लोगों ने those who are listening me for the very first time, this is about myself, my academics and my work experience. Now let us begin. So before understanding कि वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर में हुआ क्या, नॉट वर्ल्ड वॉर, हमें ये देखना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएस और यूएसएसआर कर क्या रहे थे. अगर आपको ध्यान हो कि वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अलाइड पावर एंड एक्सिस पावर्स में बटा हुआ था. ठीक है. सो अलाइड पावर्स एंड दिस एक्सिस पावर्स, allied powers were like UK, France, USA. later on इसमें रशिया आता है, लेकिन एक्सिस पावर जो थे it was Germany, Italy and Japan. So why USSR was not there initially? Because if you remember last video में हमने देखा था कि किस तरीके से स्टालिन और हिटलर के बीच एक डील होती है 1939 में, जिसको हमने कहा था नॉन एग्रेशन पैक्ट. सो स्टालिन और हिटलर जो है एक पैक्ट करते हैं, नॉन एग्रेशन पैक्ट, और इसके मतलब दैट वी आर नॉट गोइंग टू अटैक ईच अदर, स्पेशली जब, क्योंकि हिटलर को पोलैंड पर अटैक करना था, उसको ये लग रहा था कि कहीं जब मैं पोलैंड पर अटैक करूं तो रशिया की तरफ से, यूएसएसआर की तरफ से, क्योंकि दैट वाज ऑन द वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पोलैंड, कि कहीं कोई किसी तरीके का एग्रेशन ना जाए. सो ही मेक दैट श्योर. बट 1941 में हिटलर हिमसेल्फ ब्रोक द डील, और 1941 में हिटलर अटैक्स यूएसएसआर. एंड एज सुन एज दिस हैपेंस, स्टालिन जो है वो अपना साइड चेंज करते हैं और वो यूएसए के साथ आके अलाइज का पार्ट बच जाते हैं. सो दिस वाज द कंडीशन. और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है एंड बिफोर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, स्टालिन, चर्चिल एंड रूजवेल्ट, सो स्टालिन एज इन आवर यूएसएसआर, Winston Churchill, UK, and Franklin D. Roosevelt, USA. So ये जो लोग हैं ये मिलते हैं याल्टा में 1945 में, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो कंडीशन क्या होगी. सो ये फोटो है, ये चर्चिल है, रूजवेल्ट है, स्टालिन है, और ये याल्टा मिलते हैं और ये कुछ पॉइंट्स पे एग्री करते हैं. पहला था द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सो ये जो लीग ऑफ नेशंस जो था वो हमारा फेल हो चुका था यहाँ वर्ल्ड वॉर
वन के वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत में ही ये मान लिया गया था, और अदर उससे पहले ही जब वो डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस होती है और वहां पे हिटलर जो है, जर्मनी जो है वो कहती है कि नो वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस, और वहां रियलाइज हो जाता है कि दिस लीग ऑफ नेशन इज यूजलेस। सो पहली चीज जो डिसाइड होती है इस कॉन्फ्रेंस में, दैट there will be establishment of United Nations. Then this was a very big thing कि डिवीजन ऑफ जर्मनी इनटू 4 जोन्स, जर्मनी को जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक हिस्सा रहेगा यूएसएसआर के पास, एक यूएसए के पास, एक यूके के पास, एक फ्रांस के पास। ठीक है, ये बिल्कुल डिसाइड कर दिया जाता है कि ये जर्मनी को जो है बिल्कुल यूनाइट नहीं करना है, और जर्मनी को जो है 4 हिस्सों में इसे बांट दिया जाएगा। फ्री इलेक्शंस अलाउड इन द स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप की जो स्टेट्स थे, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो, यूगोस्लाविया हो, जो भी ईस्टर्न स्टेट्स थे बेसिकली जो जर्मनी से अलग होके बने थे, वहां पे कहीं ना कहीं एक चीज ये देखी गई थी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो दिस वाज कि वहां पे हम एक फ्री फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराएं। रशिया's promised to join war against Japan, क्योंकि ये हमने देखा था that जब जापानीज फ्रंट पे रशिया was quite silent, so रशिया ने कहा कि ठीक है, on a war against Japan, I'm going to be a part of it. So these big three met at Yalta in 1945, और पोस्ट वॉर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था कि रियलाइज हो गया था कि अब ये वॉर इज अबाउट टू एंड, just few formalities are left, so they did this, but no agreement was actually reached on Poland. So अब यहाँ तक आप देखोगे 1945 तक, इस पॉइंट तक, since from 1941 जब जो है जर्मनी अटैक्ड रशिया, वहां से लेके इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रशिया वाज लाइक यूएसए और या कहो कि अलाइड पावर्स के साथ में काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद देयर वर सर्टेन शिफ्ट्स, और क्योंकि बेसिक जो डिफरेंस था वो आइडियोलॉजी का था। कम्युनिज्म का ये मानना था कि ये जो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें कहीं ना कहीं ये कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो पॉलिटिकल, अब हम समझते हैं कि ये कोल्ड वॉर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल बिटवीन US and USSR that is spread throughout the world is known as the Cold War. पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट थे, जहां एक अगर हम इसको कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी था जो यूएसए प्रमोट करना चाह रहा था, आइडियोलॉजिकल तो था ही, स्ट्रैटेजिक भी था, एंड स्ट्रगल दैट कंटेंट एवरी शॉट ऑफ वॉर। सो जस्ट let's say if I tell you that this is war, means if the tussle between दो कहना चाहिए लोगों के बीच में जो टसल है, दो कंट्रीज के बीच में जो टसल है, वो यहां तक अगर इस लाइन को क्रॉस करेगा, इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वॉर। तो एक्चुअली वो यहां तक आ चुके थे। नाउ दे हैड because why this was the condition, because they had this competing social and economic ideologies. So this was how Cold War affect the domestic and foreign policy of United States. हम फोटोज पे बाद में आएंगे। अमेरिका की जो यूएसए के अंदर क्या था, पहले हम ये समझते हैं। यूएसए की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज जो थी वो बिल्कुल कहीं ना कहीं इस चीज पे थी कि कोल्ड वॉर जो है वो, मतलब दे हैव एक्चुअली रीच्ड दिस पॉइंट कि अब कभी भी वॉर हो सकता है, और वॉर होगा तो उन दोनों को पता था कि दिस इज गोइंग टू बी एन ऑल आउट वॉर। ऑल आउट वॉर मीन्स अब कोई नहीं, इट्स बिकॉज the intensity of destruction that we have seen in World War II was huge, और सबको पता था कि अब इन यही दोनों पावर्स बचे हैं दुनिया में, और अगर इनके बीच कुछ भी होगा तो the world is not going to be, मतलब it will not be the same planet actually. अब इनकी डोमेस्टिक जो पॉलिसीज थी, अगर हम उनकी बात करें,
एक इन्होंने कहा मैकार्थिज्म। मैकार्थिज्म जो है, जॉन मैकार्थी जो थे, ये एक सीनेटर थे, और इन्हीं की इस चीज को कि मतलब टर्न यू नो कॉलिंग एनीवन कम्युनिस्ट, क्योंकि अब यहाँ पे जो झगड़ा होगा ना, यहाँ पे जो सारी चीजें हैं, सारा टसल है, इट इज बिटवीन कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट खुद को, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी थी, तो इनके बीच एक टसल था। तो मैकार्थी क्या करते थे, ये किसी के ऊपर भी जहां जैसे ही पता, उनको बस लगता था कि हाँ ये जो है ये कम्युनिस्ट है, तो विदाउट एनी एविडेंस और विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देना। सो ये मैकार्थिज्म था। ये हर जगह, ये रशिया के ऊपर बहुत लगा। उनको लगता था कि जो भी उनकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं चल रहा है उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, ये और कम्युनिस्ट, और उसके अगेंस्ट ट्रायल शुरू कर देना, और ये सारी चीजें हो रही थी। HUSC, that was House Un-American Activities Committee. So जो हाउस मींस जो वहाँ की सीनेट थी, वहाँ की पार्लियामेंट थी, वहाँ ने उस पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई वहाँ पे, कि जो भी जस्ट वो कि अब, क्योंकि देखो इन जनरल क्या होता है, जब भी इस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, सो इट इज बिटवीन द गवर्नमेंट, इट इज एक्चुअली द गवर्नमेंट हु इज वर्किंग ऑन दैट लार्जली। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी, यहाँ पे हाउस मतलब पार्लियामेंट और ये लोग भी जो है इक्वली एक्टिव थे कि यस वी शुड नो कि इनके बीच, हमारे बीच कोई अन अमेरिकन एक्टिविटी। मींस बेसिकली यहाँ पे अन अमेरिकन का मतलब भी कम्युनिस्ट था। अन अमेरिकन ऑल्सो मींस कम्युनिस्ट। तो ये इन्होंने यहाँ पे इस तरीके की कमेटी बनाई जो कि काम कर रही थी। लॉयल्टी ओथ, हर किसी को एक मतलब आज भी अमेरिका में ये लॉयल्टी ओथ का कंसेप्ट है। और चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मतलब ऑफिस होल्डर हो, सिटीजन हो, अगर ये लॉयल्टी ओथ आती है तो उसके अंदर उस लॉयल्टी ओथ में एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन होते हैं। और ये जो लॉयल्टी ओथ के हिसाब से आप कभी भी जब आप ये लॉयल्टी ओथ ले लेते हैं तो आप कभी भी उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के, और आप कभी भी उस सिस्टम का, जो भी आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन से हैं या पॉलिटिकल पार्टी का भी उसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो ये ट्रूमैन के टाइम पे, ट्रूमैन प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा ये फेमस हुआ लॉयल्टी ओथ। और ये पूरे 4 डिकेड्स में ये सारी चीजें थी। देन ब्लैकलिस्ट एंड बॉम्ब शेल्टर्स, दैट्स व्हाई हॉलीवुड में जिस तरीके का, अगर या क्योंकि देखो मूवीज जो होती है ना, स्पेशली अमेरिकन मूवीज को आप देखोगे तो उनका एक बहुत, वो एक ऐसी चीज में कामयाब हो गई जो शायद इंडियन सिनेमा कभी नहीं कर पाया। अमेरिकन सिनेमा को आप देखोगे ना तो आपको एक चीज रियलाइज होगी, वो साइंटिफिक बातें करते हैं, नासा की बात करेंगे, CIA की बात करेंगे, एंड दैट ऑल साई-फाई फिल्म, स्टार वॉर्स, ऐसी चीजें। एक्चुअली दे वर एबल टू नो सेल दैट अमेरिकन ड्रीम थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो अपने सिनेमा के जरिए जो, क्योंकि हर जगह पहुंचा, और उसमें उनके सिनेमा में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था। एंड उस टाइम पे जिस तरीके से, और ये आज भी करते हैं, वो अमेरिकन, बेसिकली उनका जो सिनेमा होता है ना, वो अमेरिकन ड्रीम को सेल आउट कर रहा होता है, कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हाँ मैं, मतलब उसको देखने के बाद एटलीस्ट एक बार थॉट आता है कि एटलीस्ट आई शुड गो देयर, एंड मतलब सम हाउ यू शुड, कि वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन और ये और वो। सो दे हैव एक्चुअली सेल्ड थ्रू दिस थ्रू देयर सिनेमा, एंड दे वर क्वाइट सक्सेसफुल। यही तो इंडियन सिनेमा नहीं कर पाया। इंडियन सिनेमा रोमांटिसिज्म में खत्म हो गया, अब तो वो भी नहीं है। वेल, दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल इश्यूज, विल टॉक सम डे लेटर। बट थ्रू दैट एक्चुअली हॉलीवुड ब्लैकलिस्ट की जब बात हुई तो एक्टर्स एंड राइटर्स दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट। 1950s में इन्होंने क्या किया, बॉम्ब शेल्टर बनाए। बॉम्ब शेल्टर, यू कैन सी, ये जो यू कैन सी दिस पिक्चर, कि एक ऐसा शेल्टर, या इसे इसे बॉम्ब शेल्टर को ना फॉल आउट शेल्टर भी कहते थे। यहाँ क्या होता था, ये एक ऐसा इन्होंने अंडरग्राउंड बना लिया था, या इस तरीके के शेल्टर्स बनाए थे
जो जहाँ पे महीने भर का राशन हो, और जिस पे न्यूक्लियर उसका कोई असर ना हो, या इस तरीके का जो उन्होंने एक पूरा शेल्टर बनवाए थे लोगों से, और खुद बना के भी दिए थे सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कि नहीं, व्हेन इफ रशियंस विल हैव अ न्यूक्लियर अटैक, हाउ टू सेफ आवरसेल्फ। सो एक आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो कैंड फूड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो कैंड वाटर लिखा हुआ है, तो दे हैव एवरीथिंग। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, लाइक स्लीपिंग बैग्स आर हियर, शेल्टर इज हियर, सो दिस फॉल आउट शेल्टर्स जो थे ये इन्होंने बनाए जिससे कि अपने लोगों को ये बचा सके। देन वी टॉक अबाउट द फॉरेन पॉलिसी। तो कोरियन वॉर में अमेरिका का इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि आप कोरिया देखोगे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाली जो कहानी है, सो साउथ कोरिया वाज स्टिल, इट इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ये कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आर्म्स रेस, तो यूएसएसआर और यूएसए में आर्म्स रेस थी। आर्म्स रेस मतलब इनके बीच एक किए हुए कि किसके पास ज्यादा हथियार होंगे, and I'll show you some in detail about this in the coming slides. And the Truman Doctrine, the Eisenhower Doctrine, ये सब हम आने वाली slides में देखेंगे. So six major strategy जो थी, which were the main strategy or the main कहना चाहिए how to win the war. First was workmanship. Workmanship was this. अब इसको ऐसे समझो कि दोनों के पास जो है कि सी न्यूक्लियर, एक्चुअली इसको ऐसे समझो, ये कार्टून बहुत दिस डिपिक्ट्स अ लॉट दैट दे आर हैविंग दिस न्यूक्लियर वेपन एंड एवरीथिंग, और बैठे तो न्यूक्लियर वेपन के ऊपर थे, लेकिन आर्म्स रेस मतलब आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट कि हमारे पास न्यूक्लियर है, तो वो उन्होंने दोनों के पास थे, बेतहाशा थे, मतलब हजारियों की तादाद में थे। आज भी रशियन इकोनॉमी जो है वो उस दौर के आर्म्स और एम्यूनिशंस को बेच के चल रही है जो उन्होंने कोल्ड वॉर के टाइम बना लिए। इतने थे, लेकिन क्या कर रहे थे वो, कहना चाहिए वो तीर कमान से लड़ रहे हैं। बकवानशिप मींस वी आर हैविंग द मोस्ट मॉडर्न वॉरफेयर, लेकिन हम डरा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि वॉर किसी ने करना नहीं था। एस्पियोनाज, KGB and CIA. I can tell you about this. Let's say this is CIA and this is the KGB, और ये इन्होंने जो आपस में कि जो जासूसों वाला काम चलता था। There's a series I think होगी, मतलब हॉटस्टार पे होगी या किसी पे, and that's the Americans. तो वो ऐसी एक एस्पियोनाज की कहानी है कि किस तरीके से एक रशियन कपल जो है वो अमेरिका में रहता है, और किस तरीके से वो how they were actually doing that espionage, this whole thing during this Cold War. Foreign aid, तो जहां भी जरूरत होती थी वहां पे यूएस जो है, या कहना चाहिए कि रशिया, जो भी हो, चाहे यूएसएसआर हो चाहे यूएसएसआर, वो अपनी एड पहुंचाते थे कि सो दैट टू विन, व्हाट टू विन, दे वांटेड टू विन अलायंसेस। जैसे आप देखोगे नेटो बनता है, एक अलायंस बनेगा, सेंटो बनेगा, तो बहुत सारे ऐसे अलायंसेस थे जो उस दौर में बने, एंड देवर लाइक पूरी दुनिया को इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं इसी अलायंसेस का इम्पैक्ट था कि नैम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, नॉन अलाइन मूवमेंट। प्रोपेगेंडा, द कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा और द कैपिटलिस्ट प्रोपेगेंडा दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चला रहे थे, एंड दैट वाज क्वाइट बहुत ज्यादा था। मतलब दुनिया जो एक तरीके से उस दौर में, आप 60s 70s 80s का दौर देखोगे तो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गई थी इसी आइडियोलॉजी पे। देन सिक्स्थ, द सरोगेट वॉर्स, खुद नहीं लड़ना है सामने, चाहे वो कोरिया में हो चाहे वो वियतनाम में हो, दोनों जगह आप देखोगे मतलब ये खुद नहीं लड़ रहे थे एक्चुअली, आपस में, या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, मतलब वहां तो खैर फेस ऑफ हो ही गया था, दैट विल सी। बट लार्जली इनका जो कहना चाहिए आइडिया था वो ये था कि खुद नहीं लड़के, जो सरोगेट वॉर्स मींस नॉट द रियल वॉर, वो कहीं और कोई और कंट्री में
they were like किसी और कंट्री में लड़ना है या किसी और कंट्री की लड़ाई में जो है सपोर्ट करना है. दिस वाज बेसिकली देयर आइडिया ऑफ इन दिस कोल्ड वॉर. जो डरा रहे थे, मतलब बेसिकली वॉर वॉर कभी हुआ ही नहीं. ये सिर्फ डराने का खेल था कि कौन सामने वाले को कितना ज्यादा डरा लेता है. देन व्हाट वर द गोल्स फॉर यूएस? सबसे पहले प्रमोट ओपन मार्केट्स फॉर अमेरिकन गुड्स टू प्रिवेंट अनदर डिप्रेशन. सो इफ यू रिमेंबर 1929 जो है, 1929 में क्या था? 1929 में वी नो दैट ग्रेट डिप्रेशन वाज देयर, और कहीं ना कहीं मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो इम्प्लीमेंट, वो सारे थॉट्स एंड आइडिया जो हैं वो आते हैं. और यहाँ पे अमेरिका को एक बहुत अच्छा चांस मिला, क्योंकि जो उस दौर के दूसरे कैपिटलिस्ट है, बेसिकली हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, चाहे वो यूके हो या वो फ्रांस हो, जो है वो दे वर नॉट एबल टू, क्योंकि दे वर ऑलरेडी अंडर द अमेरिकन डेप्ट. दिस वाज द आइडिया दैट अमेरिका वांटेड, कोल्ड वॉर का जो कहना चाहिए, दैट दे वांटेड टू क्रिएट दिस डोमिनो इफेक्ट. दिस डोमिनो इफेक्ट मीन्स हम, they wanted to, you know, prevent another depression. How? By capitalism, and so that US goods can reach throughout the world and we can prevent another. Then promote democracy throughout the world, especially in Asia and Africa, क्योंकि 1940s 45 के बाद, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक ऐसा दौर आया जहां पे जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज थी वहाँ पे डीकोलोनाइजेशन शुरू होता है, और नई सरकारें बनना, नए देश आज़ाद होने लगे. एक आप देखोगे 1945 स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यूनाइटेड नेशंस के, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में डीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज वन ऑफ द क्लॉज, वन ऑफ द कंडीशन. सो ये बहुत ज़्यादा, और इन नई कंट्रीज में अमेरिका एक्चुअली वांटेड टू मेक श्योर कि यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी किसी तरीके से प्रिवेल ना करें. एंड दे वर लार्जली दे वर सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग दिस डेमोक्रेटिक आइडिया. Then stop the spread of communism. So this was just a second, I'll make this completely available. Yes. So what was, you know, the goals, you know, तो ये जब भी हमने देखा, ये थे यूएसए के गोल्स थे. यूएसएसआर के क्या गोल्स थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएट अ ग्रेटर सिक्योरिटी फॉर इटसेल्फ, क्योंकि इफ यू रिमेंबर द लास्ट वीडियो, हमने एंड में एक पाई चार्ट देखा था जहां पे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज वाज फ्रॉम रशिया. सो एक्चुअली रशिया ने जो है बहुत ज्यादा, यू नो, ह्यूमन कहना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था. एंड another thing that they always feared a strong, you know, जर्मनी, क्योंकि जर्मनी की ही वजह से कहना चाहिए सारा जो है, जर्मनी के पैक्ट तोड़ने की वजह से सारी कहानी जो है चेंज होती है. देन establish defensible borders. This was why Russia was so much involved in this Cold War, or be the part. Encourage friendly government on its borders. So if you will see this map, so this is USSR, this is Poland, East Germany, जो कि हमने देखा ना, जर्मनी जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गया था. दिस वाज लाइक थ्री पार्ट्स. वन वाज व्हाट यूएसए. वेस्ट जर्मनी जो था वो कैपिटलिज्म वाला यूएसए वाला जो पार्ट था. ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, they were you know, all under the communist control. So this was the boundary of USSR in 1945. Up to here they have gained that. This was before 1945, and this territory they have gained. So Poland was here, Czechoslovakia, Hungary, ऑस्ट्रिया नहीं था कम्युनिज्म के इम्पैक्ट में. यूगोस्लाविया का इम्पैक्ट ये था कि इट वाज कम्युनिस्ट, बट इट वाज नॉट द, यू नो, countries under the communist control. And what Winston Churchill called this red line as the Iron Curtain. Now what was this?
Spread of communism was another. जो हमने सोवियत जब हम सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे, इमर्जेंस ऑफ सोवियत यूनियन, उस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो कॉमन फॉर्म था वो पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को स्प्रेड करना, ये इनकी आइडियोलॉजी थी. और you know from if I read out this whole paragraph, जो विंस्टन चर्चिल ने कहा that from Stettin in the Baltic to the Trieste in the Adriatic, and Iron Curtain has descended across the continent. Behind that line means behind this line. So यहाँ से लेके Adriatic Sea तक वो कह रहे थे there's an Iron Curtain. Lie the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe: Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, Sofia, and all these famous cities and the population around them lie what I must call the Soviet sphere, and all are subjects in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow. So जितने important चाहे important शहर जो थे इस पूरे यूरोप की, एंशिएंट यूरोप की हिस्ट्री में आप देखोगे बर्लिन, प्राग, वियना का, बेलग्रेड का या वॉर्सो का बहुत मतलब मेजर रोल था और काफ़ी कुछ इनकी हिस्ट्री रही है. एंड इवन इन दैट कंडीशन दे सेड दैट देयर इज अ आयरन कर्टेन. आयरन कर्टेन मींस ऑन दैट साइड देयर लाई इन अनदर वर्ल्ड व्हिच इज कंप्लीटली अंडर कम्युनिस्ट और द सोवियत स्फीयर एंड दे आर बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम मॉस्को. फिर आती है द फेमस ट्रूमैन डॉक्ट्रिन. फिर आता है ये जो हम ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं. हैरी एस ट्रूमैन जो थे, इन्होंने ये चीज़ दी 1947. इससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं. 1947 में ब्रिटिश हेल्प द ग्रीक गवर्नमेंट टू फाइट कम्युनिस्ट गुरिल्लास. सो ग्रीस में जो है कम्युनिज्म को रोकने के लिए ये कम्युनिस्ट गुरिल्ला जो मतलब ब्रिटिश हेल्प वाज देयर. दे appealed America for aid, and the response was Truman Doctrine. America promised that it would support free countries to help fight communism. उन्होंने कहा कि ठीक है. हैरी एस ट्रूमैन जो थे ये, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है अगर दुनिया में कोई भी कंट्री जो है जो आज़ाद है और अपने आप और ये लड़ना चाह रही है कम्युनिज्म के खिलाफ, तो हम सिर्फ ग्रीस की मदद नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया में जो कहीं भी कोई भी कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ना चाहेगा, वी आर गोइंग टू हेल्प देम. Greece received large amount of arms and supplies, and by 1949 it has actually defeated the communists. By 1949 it defeated the communists. Why this actually Truman Doctrine was significant? इसने ये दिखाया that America was the most powerful democratic country and was prepared to resist the spread of communism throughout the world. So एक तरफ जो है प्रोपेगेंडा के थ्रू, अपने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स के थ्रू, स्टालिन या कहें सोवियत यूनियन है, वो कॉमन फॉर्म की बात कर रहे थे. वो चाह रहे थे कि ये जो है पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट हो. और दूसरी तरफ उसका जो कॉमन फॉर्म का रिस्पांस था वो था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, जिसने कहा कि अगर दुनिया में किसी भी सरकार को, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी देश को इस कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ना है, इस जो सो कॉल्ड जैसे साम्यवाद जिसे कहा जाता है, उसके खिलाफ लड़ना है, तो हम उसको जो भी चाहिए फ्री में प्रोवाइड करेंगे. जस्ट टेल अस. सो दिस इज हाउ एक्चुअली व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के स्प्रेड में इसका बहुत बड़ा रोल था. और एक्चुअली जब मतलब जो कम्युनिज्म या जो कम्युनिस्ट रिवोल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आसान था, इसके बाद जो है इट वाज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली आफ्टर द डिफीट ऑफ दिस कम्युनिस्ट इन Greece. So this was the Truman Doctrine. Then there was something called a Marshall Plan. Secretary of State जो थे, Secretary of State means you can consider him as the foreign minister in American presidential system. So जॉर्ज मार्शल थे, इन्होंने ये मार्शल प्लान जो है ये 1947 में लेके आए. That we are going to finance all the the whole Europe basically, कि जो भी वॉर की वजह से इनका डैमेज हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो भी डैमेज हुआ है, वी आर गोइंग टू गिव अ मैसिव
economic aid for Europe and help it to recover from the damage caused by the war. There were two motives for this. Number one, helping Europe to recover economically. तो जब यूरोप इकोनॉमिकली रिकवर करेगा तो वहां पे क्या होगा? इकोनॉमिकली रिकवर करेगा मींस एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी. और इस केस में क्या होगा? जब ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो अल्टीमेटली दिस इज रिफ्लेक्टेड कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो गुड्स कहां से आएंगे? गुड्स आएंगे अमेरिका से. सो अमेरिकन इंडस्ट्री विल बूम एंड जितना ज्यादा यूरोप स्पेशली जो कैपिटलिज्म वाला यूरोप को अगर हम स्ट्रांग करेंगे और उन कंट्रीज को जो कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट अगर वहां पे हम एक फ्लरिशिंग लाइफ प्रोवाइड करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म. सो इससे कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार वाली चीज थी. तो मार्शल प्लान ये था कि उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू गिव मैसिव एड, वी आर गोइंग टू गिव मैसिव एड टू यूरोप, और जिसकी वजह से मार्केट डेवलप होगा. मार्केट डेवलप होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो वी आर गोइंग टू supply those goods and ultimately the American industries will flourish. And obviously the spread to stop the spread of communism was another, and actually this was the main motive. So this was the Marshall Plan. Then Eisenhower Doctrine. So this Eisenhower Doctrine was announced in a speech to Congress. Congress means US Parliament. On in 1957, and I'm sorry. So it required Congress to yield its war-making power to the president so that the president could make immediate military action. आज भी अमेरिका में ये है कि जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो प्रेसिडेंट अकेला नहीं ले सकता. इट हैज टू बी द कांग्रेस. दे हैव टू गेट एवरीथिंग पास्ड बाय द कांग्रेस. इसलिए आप देखोगे when League of Nations का जब इशू आया था, so it was Woodrow Wilson's 14 points which actually led to the foundation of League of Nations. लेकिन जब अमेरिका की लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन करने की बात आई थी तो इट वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस. सेम थिंग यहाँ पे आइजनहावर ने ये कहा. आइजनहावर जो थे उस वक्त प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये वाली जो वॉर, बिकॉज इट वाज स्ट्रैटेजिक इन नेचर, तो जो वॉर डिक्लेरेशन वाली पावर है वो प्रेसिडेंट के पास आ जानी चाहिए, सो दैट प्रेसिडेंट कैन मेक इमीडिएट military action in that case. So it created a US commitment to defend the Middle East against any attack by any communist country, क्योंकि by that time Middle East जो है वो flourish करना शुरू हुआ था. ये जितने भी मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज हैं, कतर, यूएई, ये सब डेवलपिंग फेज में थे. एंड दे हैड फियर क्योंकि अब डेवलप जिस हिसाब का जिस स्पीडी डेवलपमेंट को हम देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म में वो पॉसिबल नहीं है. सो दे हैड दिस फियर दैट वी मे गेट अटैक्ड बाय दिस कम्युनिस्ट कहना चाहिए फोर्सेस, और कम्युनिज्म का जो है वो रेवोल्यूशन के नाम पे हमारी कंट्री में ना शुरू हो जाए. सो दिस वाज देयर. The doctrine was made in response to the possibility of the war threatened as a result of USSR's attempt to Swiss war, as क्योंकि तब स्विस कैनाल वाला इशू जो है वो चल ही रहा था, and through that actually USSR made an attempt to enter Egypt. So the British and the French withdrawals from their former colonies created a power vacuum that communists were trying to fill. So we know that later 1940s, after the Second World War, was the time period जब decolonization चल रहा था एशिया और अफ्रीका से. तो उस decolonization की वजह से जो actually power vacuum था, it was feared that especially in Middle East, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट जो है वो कहीं ना कहीं डर ये था कि कम्युनिज्म ना उसको डोमिनेट कर जाए या कम्युनिज्म ना उस वैक्यूम को फिल कर दे. इस वजह से ये सारी कहना चाहिए दिस ऑल Eisenhower Doctrine was announced. Then the Berlin Crisis, June 1948 to May 1949.
So just a second, before this I'll tell you. Yes. So in 1948, what happened? Three Western control zones of Germany united. Three means American, French, and British. ये तीनों जो है वो, like you will see in this part. So these three. So this was French controlled, this was British controlled, and this was American controlled. So this was Germany, और ये जो है ये रशिया इसे कंट्रोल कर रहा था. So this was these were the parts जिसमें डिवाइड हुई है. West means ये वाला. West Germany means this red one, except this red one, we'll call this West Germany. Wanted East to join, और स्टालिन को ये लगा कि कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू हर्ट द सोवियत सिक्योरिटी. जून 1948 में स्टालिन ने क्या किया कि अगेन द कंट्रोल ऑफ वेस्ट बर्लिन which was deep inside the eastern sector. So if I'll show you this one, this was Germany. This is Berlin. और क्योंकि बर्लिन यहाँ था, बर्लिन शहर भी बटा हुआ था चारों में. बर्लिन शहर भी बटा हुआ था चारों में. Now what happened here, we have to see that. So what actually स्टालिन ने क्या किया, जब उन्हें ये लगने लगा कि जो कंट्रोल है वेस्ट बर्लिन का, या जो ये तीनों पार्ट्स बेसिकली जो सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्ट्स जो है, नाउ दे हैव यूनाइटेड. सो व्हाट दे डिड, दे कट द रोड, रेल एंड कैनाल्स लिंक्ड विद वेस्ट बर्लिन. क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो वेस्ट बर्लिन का, ये बर्लिन का जो हिस्सा है, सो this reddish part, this small reddish part, it belonged to USSR. और ये जो पूरा है, ये बर्लिन शहर जो है, ये ईस्ट जर्मनी का हिस्सा था. So he had this thought कि they will starve to death, क्योंकि if I'll cut all the rails and other supplies, they will starve to death. How West responded to this? They started air supplies and allow West Berlin to survive. तो उन्होंने क्या किया वहाँ पे air by air, if you have cut roads, rails and canals, this will respond uh, air, through air, मतलब हम airs के through air route के through हम इसका respond करेंगे. And this is how actually this is what happened. So this was बर्लिन. तो जिस तरीके से जर्मनी डिवाइड हुआ था, वैसे ही बर्लिन भी डिवाइड हुआ था. सो दिस वाज द बर्लिन, दिस लास्ट पार्ट. और जब वेस्ट ने, नाउ दिस होल रीजन वाज इन दिस सोवियत पार्ट. सो जब इन्होंने सारी सप्लाईज ब्लॉक कर दी वेस्ट की, तो इन्होंने क्या किया, ये एयरलिफ्ट शुरू कर दिया. इन May 1949 USSR admitted defeat and lifted that blockade. Now NATO 1949 में क्या हुआ, ये जितने वेस्टर्न नेशंस थे, दे फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट देयर डिफेंस अगेंस्ट यूएसएसआर. So it originally consisted of Armenia, Belgium, Britain, Canada, Denmark, France, Holland, Italy, Luxembourg, Norway, Portugal. Or since then, especially जब सोवियत यूनियन का फॉल होगा 1991 में, when सोवियत यूनियन will be disintegrated, हम देखेंगे कई ऐसे फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं जो नेटो के लिए अप्लाई करेंगे. और आज भी ये बड़ा मेजर मिलिट्री कहना चाहिए ब्लॉक है. तो आप यूएसए को देख लीजिए, Canada is there, Britain is there, France is there. So all those North Atlantic Treaty Organization, Italy, Portugal. So ये बड़े Holland, बड़ी countries जो हैं ये इसका part हैं. और they have since then they have actually played a very critical role in in the whole geopolitics. Especially जब हम देखते हैं मिडिल ईस्ट का वॉर था, या अफगानिस्तान वॉर कह लीजिए, या अभी 2001 में जो अफगानिस्तान इराक यहाँ पे जो अटैक्स हुए, वहाँ पे भी नेटो फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल था. इनकी एक्चुअली कंडीशन यही है कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड ऑन अटैक ऑन ऑल कंट्रीज. सो इस ग्राउंड्स पे इन ऑर्डर टू
हैव अ कोऑर्डिनेटेड डिफेंस अगेंस्ट यूएसएसआर, ये नाटो बना। जब नाटो का रिस्पांस क्या था? नाटो का रिस्पांस था वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट्स इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। 1955 में ये वॉर्सो पोलैंड में ट्रीटी साइन होती है, एंड इट वाज सो नो डाउट यूएसएसआर, ईस्ट जर्मनी तो थे ही, उसके अलावा रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ये कंट्रीज भी इसका हिस्सा थी। तो ये वॉर्सो पैक्ट जो था वो नेटो का रिस्पांस था। नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट मैकार्थी, जो मैकार्थी की हमने बात की। सो ही वॉज अ रिपब्लिकन सेनेटर फ्रॉम विस्कॉन्सिन, और ये बड़ा इन्होंने एक एंटी कम्युनिस्ट ड्राइव जो है 1950s में इन्होंने चलाया, और ही गेव अ स्पीच, और इन्होंने कहा कि he has a list which is having this, which is या उनके पास लिस्ट है, तो उनके पास पूरी लिस्ट थी उस कम्युनिस्ट, उन्होंने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट में, फॉरेन डिपार्टमेंट में जितने कम्युनिस्ट हैं, और एक्चुअली कोई ऐसी लिस्ट थी नहीं, इट वाज जस्ट और प्रोपेगेंडा विच वाज, और ये मतलब शुरू इन्होंने कभी कहा 200 लोगों की है, कभी कहा 400 लोगों की है, और मतलब इनका ये बहुत ज़्यादा जो है। ड्यूरिंग दिस टाइम वन स्टेट रिक्वायर्ड सो यहीं पे लॉयल्टी ओथ भी आई कि रेसलर्स तक को कहा गया दैट इवन इफ यू आर स्टेपिंग बिफोर द रिंग यू हैव टू कम अप विद द लॉयल्टी ओथ। एंड इन इंडियाना ये बड़ा फेमस हुआ उस दौर में, दिस पोस्टर, कि a group of anti-communist indicated Robin Hood, and that book's hero had a right to rob from the rich, or मतलब what was Robin Hood actually used to snatch it from the, rob it from the rich, और गरीबों की मदद करता था, और कहीं ना कहीं यही वेगली कम्युनिस्ट आइडिया भी था। तो वहाँ पे लाइब्रेरियंस को ये रॉबिन हुड की सारी किताबें जो हैं वो उस दौर में हटानी पड़ी। सो दिस वाज देयर। ये जो मैकार्थी का डाउनफॉल था, तो एक प्रोपागेंडा चला है, मतलब कोई लिस्ट थी ही नहीं एक्चुअली, बाद में पता चला ऐसी कोई लिस्ट थी ही नहीं, और लेटर ऑन जब आर्मी ने यू नो he actually charged himself कि आर्मी ने he promoted a dentist of being a communist, तो this was whole story, if you want, uh, yes, so this is a movie, अगर कभी टाइम मिले तो you can watch this. Good night and good luck about the fall of Joseph McCarthy, or Joe McCarthy. McCarthyism lives on to describe anti-communist fervor, reckless accusations, and guilt by association. So this was the America during the Cold War. Now we talk about the arms race. अब कोल्ड वॉर का टेंशन था अमेरिका और यूएसएसआर में इस दौरान, when USSR exploded its first bomb in 1949, and it further increased 1952 में यूएसएसआर ने जब यूएसएसआर ने अपना पहला बॉम्ब एक्सप्लोड किया था, तो अमेरिका में टेंशन बढ़ी क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब था, और 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो टेस्ट किया। आई कैन टेल यू वन थिंग कि एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। अगर एटॉमिक बॉम्ब, लेट्स से उसका इम्पैक्ट ये है, लेट्स से अगर यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा है on this whole circle, is this whole circumference is the impact of that atomic bomb. I can tell you this is then this will be not, if it is dropped here and this outer periphery, I'll tell you again, ये impact होगा हाइड्रोजन बॉम्ब का। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था यूएसएसआर ने, it was 1000 times more powerful than हिरोशिमा। ना ये रशिया का अटैक, मतलब रशिया का टेस्ट है, ये अमेरिका का टेस्ट है। यू कैन इमेजिन what would have been the intensity of हाइड्रोजन बॉम्ब। सो ये आर्म्स रेस यहाँ से शुरू होती है।
The containment strategy of the US provided the rationale for an unprecedented arms buildup in the United States, reciprocated by Soviet Union. So, मतलब एस्पियोनॉज भी हमने देखा कि उस वक्त चल रहा था, और जासूस जो है, जैसी यूएसए को खबर कहीं से लगती थी सीक्रेट, उससे कि अमेरिका जो है या रशिया जो है आर्म्स बना रहा है, तो दूसरी टीम जो है वो आर्म्स बनाने लग जाती थी, पहले को पता चलता था वो आर्म्स बनाने लग जाता था. सो दिस होल थिंग स्टार्टेड growing. Or this graph you can see, this is what, this is number of nuclear warheads. This graph is showing what, this one is showing the nuclear warheads at that point of time. ये यूएसए अगर यहाँ तक कहीं पहुंचा तो रशिया वॉज मोर देन 40,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स. बट हो क्या रहा था, इनके पास एटॉमिक बॉम्ब और ये तो थे. और आई ट्राई टू जूम दिस इन. यस, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन अकाउंट टू बी यूज बिकॉज द एनिमी माइट रिटेलिएट. दिस इज बेसिकली व्हाट, जो हमने कहा ना बर्कमैनशिप थी, वो ये थी कि पीछे तो एटॉमिक बॉम्ब लगे हैं, लेकिन वो लड़ किन चीजों पे रहे थे, वो ऐसे लड़ रहे थे, वहां आर्म्स रेसलिंग कह लो या जो है दोनों, मतलब they just were threatening each other, but none of them were actually using it. But this was the condition of the arms race. तो दुनिया को तो डर लगना लाजमी था. स्पेस रेस, अब यहां तक मतलब वो इतना ज्यादा इंटेंस हो गया ये वॉर टेंशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर कि ये जमीन तक लिमिटेड नहीं था, ये आसमान में चले गए. द कोल्ड वॉर टेंशंस इंक्रीज्ड. यूएसएसआर ने स्पुतनिक 1 लॉन्च कर दिया. Yuri Gagarin was the first human to know. You all know that history. और obviously इसका रिस्पॉन्स तो देना था, तो यूएसए फेल्ट, जब रशियंस वर लाइक द फर्स्ट, सोवियट्स वर द फर्स्ट वन टू गो टू द स्पेस, तो अमेरिका को लगा हम तो यहाँ हार गए. देन नो दे इंक्रीज दैट होल फंडिंग फॉर यू नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दिस स्पेस प्रोग्राम, साइंस एजुकेशन. और यहाँ पे वो साईफाई मूवीज और वो स्टार वॉर्स वो सब आना शुरू होता है. तो ऑन May 25, 1961, Kennedy, John F. Kennedy, gave a speech challenging America to land a man on the moon and return him safely at the end of the decade. और ये actually, as claimed on Apollo 11, you all know this, I think it's a very, very basic general knowledge. July 16, 1969, Americans, Neil Armstrong landed on moon. So ये यहाँ ये कहानी चल रही थी. In the meanwhile, कुछ और हुआ. 13th August 1961 में a low barbed wire barrier rose between the east and the west Berlin. I have told you the situation of Berlin at that point of time. So divided था, Berlin भी divided था. Within days, workers cemented concrete blocks into a low wall, dividing the neighborhoods, families, and workers and employees in free from. So let's say this was the city of Berlin, और इस तरीके से कुछ let's say divided था. So ये जो है ये ईस्ट बर्लिन जो था बर्लिन शहर था किसमें था, ये ईस्ट जर्मनी में. ठीक है, अब ये लेट्स से दिस वाज यूके, दिस वाज फ्रांस एंड दिस इज यूएसए. तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे जो है दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ वॉल डिवाइडिंग दिस टू पार्ट्स ऑफ द सेम सिटी. और यूएसएसआर कॉल्ड the war as a barrier to Western imperialism, but it was meant to keep its people from going to the West, where the standard of living was much higher and freedom was greater. So obviously, इस रीजन में जो था वहाँ क्या था, बर्लिन के घर से बर्लिन शहर की बात करें तो यहाँ डेमोक्रेसी थी, यहाँ कैपिटलिज्म था, यहाँ वो सारी कैपिटलिस्ट ड्रीम्स दैट वाज सोल्ड आउट, और ये जो है प्योरली कम्युनिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया था. सो यहाँ दिस रीजन हैड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू दिस. तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने ये वॉल जो है बर्लिन वॉल, द वेस्ट जर्मन्स यूज्ड टू कॉल इट अ वॉल ऑफ शेम. Over the years, it was rebuilt 3 times, and each version of the wall was more higher, stronger, and repressive, and more impregnable. Towers and guards with machine guns and dogs stood. So, बिल्कुल एक तरीके से पूरे बर्लिन शहर को इस बर्लिन वॉल से डिवाइड कर दिया गया इस तरीके से. सो ये एक मतलब ये भी एक
कहना चाहिए एक इम्पैक्ट, एक मेजर इवेंट था बर्लिन वॉल बनाना। बर्लिन वॉल गिरना दूसरा, लेकिन बनना वाज समथिंग डिफरेंट। और बर्लिन वॉल के गिरने के 70 साल, सॉरी, it is now the time has come that I think 30 years of this is there, so just take care of this. अब एक और इवेंट, अब ये क्यूबन नो आई एम सॉरी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 का। अब यहाँ तो इट वाज लाइक अब वॉर हो जाएगा। हुआ क्या, क्यूबा गॉट इन्वॉल्व क्योंकि सोवियत यूनियन, क्योंकि क्यूबा, फिडेल कैस्ट्रो जो थे वो कम्युनिज्म को, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, एंड 1961 में यूएसए ने बे ऑफ पिग इन्वेजन किया कि फिडेल कैस्ट्रो को जो है हटाना है, हु वाज बैक्ड बाय सोवियत यूनियन, बट ऑपरेशन फेल्ड। जैसे ही ये ऑपरेशन फेल हुआ, फिडेल कैस्ट्रो जो है देन ही अपील्ड द सोवियत यूनियन फॉर मिलिट्री हेल्प। तो उन्होंने बोला मिलिट्री की क्या जरूरत है, हम पूरा मिसाइल अपना, सोवियत यूनियन ने क्या किया, सिर्फ मिलिट्री छोड़ दो, उन्होंने पूरा अपना मिसाइल जो है वो क्यूबा में हवाना के आसपास और ये मतलब स्टेशन कर दिया। न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर्स इन क्यूबा एम्ड एट यूएसए। अब आप ये सोचो कि अभी तक तो कहानी दूर से चल रही थी, ये क्या गए क्यूबा में यहाँ पे, एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर दे कैन एक्चुअली रीच अप टू हियर। दिस वाज देयर इंटेंसिटी। बट सारे जो उनके आईसीबीएम को अगर हटा दें तो सारी मेजर जो सिटीज थी वो यूएस सोवियत टारगेट में आ गई। एंड इट वाज लाइक, अब मतलब दिस वाज द कंडीशन। सो if I can tell you, right, this is Florida, this is, if I'm not wrong, this is the Miami Beach, this is the state of Florida, and this is where all those missiles they were placed. तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, आईआरबीएम थी, तो सारी जो है इन्होंने पूरे क्यूबा में स्टेशन कर दी, एंड दिस वाज हाउ सोवियत मिलिट्री वाज बिल्ड अप इन क्यूबा. So the crisis began in when that Soviet missiles are under construction in Cuba. After 7 days of intense debate within the White House, John F. Kennedy, he actually imposed a blockade around Cuba to stop the arrival of more Soviet missiles. October 22, Kennedy announced the discovery of the missiles in Cuba and his decision to blockade on Cuba, that any attack launched from Cuba would be regarded as an attack on USA by USSR. उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो अगर क्यूबा की तरफ से कोई भी अटैक होता है यूएसए के ऊपर, तो हम उसे क्यूबा का अटैक नहीं मानेंगे, हम उसे सोवियत अटैक मानेंगे. अक्टूबर 27, जब एक यूएसए स्पाई प्लेन जो है इट वाज शॉट डाउन ओवर क्यूबा. 28 अक्टूबर को दैट जो सोवियत प्रेसिडेंट थे ख्रुश्चोव, उन्होंने कहा कि नहीं, we are going to dismantle the installations and remove the missiles that और ये हम इसलिए कर रहे हैं because we believe कि USA will not attack, will not invade Cuba. So further negotiations were held and this is all things got settled down. लेकिन this is the 13 days, इसीलिए यहाँ से ये this is the, ये देखो मूवीज में उन्होंने इस अमेरिकन ड्रीम को सेल आउट किया कि हम मतलब उन्होंने अपनी हर चीज को, डिप्लोमेसी को पोर्ट्रे किया है. इंडिया नहीं कर पाया, इंडियन सिनेमा कुछ और ही कर पाया. आई हैव अगेन एंड अगेन सेड कि इंडियन सिनेमा इज नथिंग बट अ पपेट शो. क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली मतलब वहाँ अगर आप अमेरिकन सिस्टम में देखोगे तो इन तरीके, चाहे स्टार वॉर्स को आप देखोगे, चाहे आप इस तरीके की मूवीज देखोगे, 13 डेज थी या और भी दूसरी जो हमने मेंशन की, they actually like Zero Dark 30 was there, how that whole operation on Osama bin Laden it was carried out. So they have actually imposed and shown their greatness to their cinema, and this is what we as a country can never do. I think मतलब I can't say never do, but at least हमने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि हम जो है इस तरीके का सिनेमा. एक्चुअली वहाँ नासा जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मूवीज में नासा को दिखाना है तो वो उनको प्रमोट करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है आप आओ हमारे R&D सेंटर में आओ, आप देखो
आप यहाँ पे शूट करो, नो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ तो so their government is supporting such kind of propaganda even today. Then the biggest mistake of America, the Vietnam War. So the US intervened in the Vietnam War crisis 1965 में। तो अमेरिका ने जो है ट्रूप्स भेजी। क्योंकि वहां पे वॉर जो है अगेन साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच चल रहा था। वेयर साउथ वियतनाम वाज लाइक अगेंस्ट कम्युनिज्म, नॉर्थ वियतनाम वाज, सो ये हनोई जो है ये था साउथ वियतनाम। यू कैन सी हियर दिस 17-degree parallel. So the war proved very costly for the US, where they have lost 58,000 men 1975 में। The Vietnam War ended with the victory of the communist forces. तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब अमेरिकन पे आप कभी डिबेट करोगे ना, they will never ever talk about Vietnam War. Never ever they will talk about the Vietnam War. फिर अफगान invasion. This is uh, the tension between US and Soviet Union were abating in the 70s. Afghanistan was reversed this trend. Soviet army invaded Afghanistan to help the communist government there to fight the Islamic insurgent called Mujahideen. अब वहां पे अफगानिस्तान में आप 70s का जो अफगानिस्तान है वो देखोगे, वो मॉडर्न था, और मतलब वहां कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, एंड देयर वाज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट मुजाहिदीन जो हैं वो प्रोटेस्ट चला रहे थे, वो एक तरीके से मूवमेंट चला रहे थे। रशिया या सोवियत यूनियन ने क्या किया, इनकी हेल्प की कि ठीक है वी आर सेंडिंग आर्मी, एंड यूएसए रिस्पॉन्डेड बाय सपोर्टिंग द मुजाहिदीन। अब यहाँ एक बड़ा मतलब यहीं से जो है 21st सेंचुरी की कहानी लिखना शुरू होगी, और हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रूट कॉज यहाँ पे बैठा हुआ है। और इस तो यूएसएसआर ने अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, तो यूएसए ने क्या किया, मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, और तालिबान निकल के आता है। पाकिस्तान के थ्रू ये तालिबान को, ये मुजाहिदीन को जो है फंडिंग कर रहे थे। ये पूरी कहानी जो है 10 साल से ज्यादा चलती है। वॉर एंडेड इन 1989 व्हेन सोवियत ट्रूप्स विथड्रॉ फ्रॉम देयर। वो नहीं सरवाइव कर पाए और अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो गया। नाउ लुक एट दिस मैप, दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, ये यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये हम हैं, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट कश्मीर। हुआ क्या, हुआ ये कि ये 70s में से लेके 89 तक जो है, लेट्स से ये अफगानिस्तान में, दिस वाज ऑल यूएसएसआर, दिस वाज ऑल यूएसएसआर। ये तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ये बाद में बनता है। ये जो है ये अमेरिका, सॉरी यहाँ से फोर्सेस आते हैं। अमेरिका यहाँ पे क्या करता है, पाकिस्तान की हेल्प से ये तालिबान क्रिएट करता है। दिस वाज लाइक दिस शेडेड रीजन इज लेट्स से द तालिबान कंट्रोल्ड एरिया, ठीक है, दिस होल रीजन। सो व्हाट हैपेंड हियर, सो दिस तालिबान वाज स्ट्रांग। 89 में ये सरकार खत्म हो जाती है अफगानिस्तान में, तालिबान जो है वो अपनी सरकार और सारी चीजें, ऑल दैट होल स्टोरी स्टार्टेड। अब यहाँ जो मुजाहिदीन बन गए, उन्होंने कहा कि सर अब हम क्या करें, क्योंकि आपने तो हमें रॉकेट लॉन्चर चलाना सिखा दिया, बॉम्ब फेंकना सिखा दिया, सारी चीजें सिखा दी, व्हाट वी विल डू नाउ। दे से ओके गो हियर and you will see that there is a increased militancy in Kashmir after 1989। कश्मीर में 1989 तो वो जो मुजाहिदीन यहाँ खाली बैठे थे ना, पाकिस्तान और अमेरिका ने अब बनाया, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने फ्री पैसेज दे दिया, बोले ठीक है यहाँ चले जाओ। and this whole you will see the insurgency in Kashmir started। that's why I told you कि हमारी भी एक रूट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रूट कॉज जो है वो ये अफगानिस्तान वॉर था। then how this cold war ended in 1991, Soviet Union collapsed। बहुत सारे फैक्टर्स थे which marked the end of uh, Cold War, and as one of the superpower weakened, the world became bipolar। so they were like Mikhail Gorbachev जो थे वो, Mikhail Gorbachev, he became the leader of USSR in 1985, or he initiated capital reforms known as the perestroika and the glasnost।
और 1989 में बर्लिन वॉल जो है, 30 इयर्स इस चीज़ के हो चुके हैं। बर्लिन वॉल जो है वो टूट जाती है। 1991 में सोवियत यूनियन डिसबैंडेड हो जाता है। न्यू कंट्रीज रशिया एंड अदर इमर्ज एज द इंडिपेंडेंट नेशंस एंड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैव पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। सो इस तरीके से मिखाइल गोर्बाचोव ने जो कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स इनिशिएट किए, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे ये होता है दैट यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड। बहुत सारे नए मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे पे आते हैं। रशिया उन सब में सबसे बड़ा था। और ये जो एक कोल्ड वॉर, इसी के साथ जो है विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया जो है ये कोल्ड वॉर खत्म होता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इसी दौरान जो चीज़ थी वो इस कोल्ड वॉर का था, वो था नॉन अलाइन मूवमेंट। और ये इम्पोर्टेंट लीडर्स जो थे, पंडित नेहरू, सुकार्नो, इजिप्ट के जनरल नासिर, यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट टीटो, इन लोगों ने क्या किया, दे अपोज्ड मिलिट्री। दे सेड दैट हम कहीं नहीं जा रहे, हम ना ये कम्युनिस्ट, हम ना ये नेटो में है, ना हम ये वार्सो पैक्ट में है। नीदर वी आर अलाइंड विथ यूएसए नॉर वी आर अलाइंड विथ यूएसएसआर। वी आर लाइक, हम तो मतलब नए देश हैं, वाई यू आर पुलिंग अस। हमने अभी 200 साल का एक बहुत बड़ा, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने एक 200 साल का एक बहुत बड़ा वो देखा है, तो आप हमें क्यों बेवजह इसमें खींच रहे हो, प्लीज हमें इससे दूर रखो। एंड दे डिसाइडेड to not to join any of the blocks, and this was a very important event here. Now this end of the Cold War marked the victory of the US, and the bipolar world order turned into a unipolar. तो वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बाइपोलर था वो यूनिपोलर हो गया। अगर आज की प्रेजेंट स्टेटस का है तो ओवर द लास्ट 10 years और इवन लास्ट 2 decades, हम 2020 की भी अगर पूरा 21st सेंचुरी की बात करें, सो द पोजीशन ऑफ द यूएसए एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टेट जो है वो धीरे धीरे कम हुई है। अमेरिकन इन्वेजन्स ऑफ इराक, अफगानिस्तान एंड इराक, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ग्लोबल इकोनॉमिक थ्रेट्स की बात आ रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की आ रही है। उससे बड़ी चीज़ ये है कि पावर्स लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, इंडिया, चाइना, जर्मनी जो है, ऐसी पावर्स जो हैं, इकोनॉमिक पावर्स जो हैं, दे आर इमर्जिंग। एंड इसलिए मैं इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू द वर्ल्ड now looks more multipolar, and there is a decline of west and the rise of the rest. This is how we can say this. So this was the present condition जो है अभी, तो world is now multipolar. This is it. This was a long, yes, this was a very long one. Not, I would have completed it in 2 parts, but I think continuity may, it could have a better understanding. So this is it in this part of the world history. A few things are left. We'll talk about Israel-Palestine conflict. We'll talk about the Arab Spring, Middle East crisis, and Arab Spring in the coming lectures, and that will be it for your world history. So have a great time. Stay safe. Stay healthy. Thank you so much.